हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ की जर्नी। एंड आई प्रॉमिस यू कि आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आने वाला है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि अब जब आप मुझसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एग्ज़ाम में वो ज़रूर हाई रहेगा। बच्चों, ऑलरेडी मैंने आपको पूरा सिलेबस समझा दिया है कि इस साल हमें कौन कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं और हर चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने आपको मार्किंग भी बता दी है। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, सबसे पहले जो चैप्टर का टाइटल है, थोड़ा सा उससे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मैनेजमेंट। बट उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों से। क्या आपने कभी भी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे कि अमेज़ॉन, स्विगी, इनके पास कितने ही सारे ऑर्डर्स डेली बेसिस पे आते होंगे। अब ये लोग इतने सारे ऑर्डर्स को ऑन द डेली बेसिस कैसे मैनेज करते होंगे? क्या कभी सोचा है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके घर से ही आपने अपनी मम्मी को भी बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए देखा होगा। वो सिर्फ आपके घर का किचन ही मैनेज नहीं करती हैं, वो आपके घर में जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सबको भी मैनेज करती हुई चलती हैं। इवन वो जो घर का फाइनेंस होता है उसको भी मैनेज करती हैं। अगर आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी आप देखिए कि कितने सारे टीचर्स काम करते हैं और कितने सारे बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारा स्टाफ होता है। तो वहाँ पर एक स्कूल का प्रिंसिपल किस तरीके से अपने स्कूल को चला रहा है, इन सभी चीज़ों के पीछे एक कॉमन प्रोसेस है जो हर जगह पर फॉलो की जाती है, और उसी कॉमन प्रोसेस को यहाँ पर नाम दिया जाता है मैनेजमेंट। तो चलिए इंट्रोडक्शन लेते हैं अब इस मैनेजमेंट से कि ये जो इतने इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी है, ये क्या कहती है, इसके अंदर वो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी चाहिए। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। देख लो कितना सब कुछ है मैनेजमेंट के ऊपर। आप कह सकते हो ये पूरी मूवी है मैनेजमेंट के ऊपर। एज वेल एज यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट से। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की तो सबसे पहले आपका ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, इस मैनेजमेंट वर्ड को अगर मैं थोड़ा सा स्प्लिट करूं तो आप इसे कह सकते हो इट इज इक्वल्स टू दी मैनेज प्लस मेन प्लस टी। मतलब कि यहाँ पर हम लोग मैनेज कर रहे हैं, किस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं? मैन। मैन मतलब आप कह सकते हो कि ये हमारा जो पूरा वर्कफोर्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे हमारे ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पर हम उन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद टी, टी स्टैंड्स फॉर द थिंग्स। अब यहाँ पर अगर मैं थिंग्स की बात करूँ तो थिंग्स यानी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें मैनेज करनी है? आर फिजिकल रिसोर्सेज, आर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग हैंडल कर रहे हैं अपने दो एस्पेक्ट्स को। वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं? एक तरफ तो हमारा पूरा स्टाफ है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हमारे कुछ और रिसोर्सेज हैं जिनको हमें साइड बाय साइड अपने ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ मैनेज करना होता है। अब ये जो हम लोग यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इस प्रोसेस को हम लोग फॉलो कर रहे हैं? बच्चों, हम इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अपने कुछ काम कंप्लीट करने हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसको हमें यहाँ पर परफॉर्म करना है, राइट। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैंने आपको बताई, क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मैंने यूज़ किया, प्रोसेस। मैंने कहा मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसे? चलो, चाय तो हम सभी लोग पीते हैं, है ना। तो जब हम लोग चाय पीते हैं
तो क्या चाय पीना एक एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस है? चलो इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट करती हूँ, चाय बनाना एक एक्टिविटी है या एक प्रोसेस है? जब हम चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हो ना, बट जस्ट उस चाय को छान कर कप में डालना वो एक एक्टिविटी है ना। तो जब भी आप नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को हम लोग कह देते हैं प्रोसेस। क्योंकि एक्टिविटी का मतलब क्या है, सिर्फ आपने एक चीज़ करी, जैसे कि फ्रिज से निकाल कर आपने बॉटल से पानी पिया, तो ये एक एक्टिविटी है, राइट। बट यहाँ पर हम कह रहे हैं कि आपने बर्फ जमाई, आपने आइस क्यूब्स जमाई, तो इसको आप बोलेंगे प्रोसेस, ठीक है। तो क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को कहा गया दैट इट इज़ अ प्रोसेस। सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद। अब वर्किंग विद क्यों है? क्या आपने कभी भी अपने स्कूल के प्रिंसिपल को अकेले काम करते हुए देखा है क्या? नहीं। जब तक हमारा जो अदर स्टाफ काम नहीं करेगा तब तक क्या वो स्कूल चल पाएगा? क्या उस अकेले प्रिंसिपल की वजह से स्कूल चल रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट को बोला जाता है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद। अच्छा, क्या सिर्फ स्टाफ काम कर रहा है, प्रिंसिपल काम नहीं कर रहा क्या? प्रिंसिपल भी तो काम कर रहा है। सो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। तो यहाँ पर हमें काम करना भी है और दूसरों से काम करवाना भी है। मैनेजमेंट कोई एक ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कोई एक ही व्यक्ति परफॉर्म कर रहा है, नहीं। यहाँ पर हम खुद भी काम करेंगे और हम दूसरों से काम करवाएंगे भी। टू इफेक्टिवली, अनदर इम्पॉर्टेंट वर्ड, इफेक्टिवली अचीव the organizational objective by efficiently using the limited resources in the changing environment। इस डेफिनेशन ने हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स दिए, जिसमें से एक वर्ड का मीनिंग तो मैंने आपको समझा दिया, प्रोसेस। कि प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस आर दी प्राइमरी फंक्शंस और दी एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन। क्योंकि हमें बहुत सारे यहाँ पर काम करने हैं और उन काम को करने के लिए जिन एक्टिविटीज़ को हम लोग परफॉर्म करते हैं उसे हम यहाँ पर प्रोसेस कहते हैं। बट अब यहाँ पे हमने दो वर्ड्स और देखे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये क्या होता है? चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले, राजू ने 5 घंटे लगाए और 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। राजू ने 5 घंटे लगाए और 5 घंटों में उसने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। एक तो होगी ये बात। दूसरी तरफ श्याम ने 5 चैप्टर कंप्लीट किए सिर्फ 3 घंटे में। कैसे? क्योंकि उसने स्मार्ट स्टडी करी, उसने रिसोर्सेज कम इस्तेमाल करिए, उसने माइंड मैप का इस्तेमाल किया, उसने PYQs का इस्तेमाल किया और उसके 5 चैप्टर 3 घंटे में रेडी हो गए। कुछ फर्क नज़र आ रहा है? चलो एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर किसी एक एक्स नाम के बंदे ने एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी और बर्थडे पार्टी बहुत शानदार थी, बहुत मज़ा आया सभी फ्रेंड्स को। वहीं पे एक वाई नाम के व्यक्ति ने भी बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी, बट विद द लेसर रिसोर्सेज। यहाँ पर भी जो बर्थडे पार्टी थी वो बहुत अच्छी रही, सक्सेसफुल रही। बट अगर मैं यहाँ पर आपको दोनों में एक डिफरेंस बताऊं तो दोनों की सक्सेसफुल बर्थडे पार्टी थी, लेकिन एक ने कम रिसोर्सेज के साथ इस काम को किया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आपको आपके स्कूल में प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि सपोज फिर से एक एक्स नाम के बच्चे ने प्रोजेक्ट फाइल बनाई, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट फाइल थी, उसको फुल मार्क्स मिले। वहीं पे वाई नाम के दूसरे बच्चे ने भी प्रोजेक्ट फाइल बनाई, लेकिन यहाँ पर उसने वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया, उसने रिसाइकल किया चीज़ों को, उसको भी फुल मार्क्स मिले। तो इन तीनों ही एग्जाम्पल्स में आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही होंगी कि काम तो दोनों ही लोग कर रहे हैं, लेकिन एक काम को हायर रिसोर्सेज के साथ कर रहा है, यानी कि ज़्यादा इनपुट्स का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं पे जो सेकंड पर्सन है वो उसको कम रिसोर्सेज के साथ कर रहा है। बस यही हमारा डिफरेंस है बिटवीन द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। सो लेट्स सी, इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। इफेक्टिवनेस इज कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना, कंप्लीटिंग द एक्टिविटीज एंड अचीविंग द गोल्स। हम कहते हैं इफेक्टिवनेस के अंदर कि हम यहाँ पे गोल्स को अचीव कर रहे हैं, हम टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं और हम सही काम कर रहे हैं, सही काम, ठीक है।
बट वहीं पे जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, सो एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। अब देखो दोनों में एक चीज आप समझो, यहां पे बोला गया है डूइंग द राइट टास्क और यहां बोला है डूइंग द टास्क करेक्टली। आप कब रिसोर्सेस को सेव कर पाएंगे? जब आप काम को सही तरीके से करेंगे। सो सही काम करना इज इफेक्टिवनेस, बट सही तरीके से करना इज एफिशिएंसी। और जब भी आप किसी काम को सही तरीके से करेंगे बच्चे, तो आपकी कॉस्ट हमेशा सेव होगी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि ये जो टी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है टाइम को, कि जब आप किसी काम को टाइम से कंप्लीट कर पा रहे हैं तो वो इफेक्टिवनेस है। बट जब आप उसी काम को कम कॉस्ट के साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं, सी फॉर कॉस्ट, तो वो आपकी एफिशिएंसी है। बात समझ आ गई? सो एक बार और जरा रिकॉल कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? दैट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस। ये प्रोसेस क्यों है? बिकॉज इस प्रोसेस के अंदर हम कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं टू गेट आवर थिंग्स डन, ताकि हमारे जो कुछ काम है वो क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। और इस मैनेजमेंट की प्रोसेस के अंदर वी आर वर्किंग विद और थ्रू अदर्स। हम खुद भी काम करते हैं, हम लोगों को काम कराते भी हैं। क्यों कराते हैं भाई? टू इफेक्टिवली अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ताकि सही समय पर सही काम कंप्लीट हो जाए, ताकि सही समय पर सही काम कंप्लीट हो जाए बाय एफिशिएंटली। कैसे एफिशिएंटली? कम से कम रिसोर्सेज के साथ, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड होते हैं इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट के साथ हम अपने काम को सही तरीके से और सही काम को करें, इसी को ही हम मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पर प्रोसेस पढ़ी। दीज आर द प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट द थिंग्स डन। इफेक्टिवनेस पढ़ा, इट कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, सही काम करना है, कंप्लीट करना है, गोल्स अचीव करने हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी गोल्स अचीवमेंट की भी बात हो रही है तो वो भी इफेक्टिवनेस है। एफिशिएंसी क्या कहता है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली, सही तरीके से काम को करना है विद द मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट पे। देखो बच्चों, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, मुझे भी थोड़ा समय लगेगा आपको फेमिलियर कराने में आपके चैप्टर के साथ। तो आप जब इसको इन डेप्थ समझ लेंगे तो किसी भी तरीके की केस स्टडी आपसे पूछ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एंड वन मोर थिंग, मैं जितनी भी चीज़ें बच्चे यहाँ पर लिख रही हूँ, आपको भी ये चीज़ लिखनी है, क्योंकि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ये मैंने बात आपको तभी बताई थी कि काम हम दोनों को ही करना है। आपको मेरे साथ साथ चलना होगा, आपको भी यहाँ पर नोट्स आपको साथ साथ बनाने हैं। और जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखती जा रही हूँ, आपके पास कलरफुल पेन होंगे, हाइलाइटर्स होंगे, प्लीज़ उसको साथ साथ लिखिए। ठीक है, चलो। तो यहाँ से हमने एक चीज़ समझी कि फॉर द मैनेजमेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, यानी कि सही काम भी हो और सही तरीके से भी हो। राइट। One more thing is there, efficiency and effectiveness are the two sides of the same coin. कोई भी एक कॉइन कब कामयाब है? क्या कोई ऐसे कॉइन को आप मार्केट में चला सकते हो जिसके दोनों तरफ हेड हो? या आप किसी कॉइन को तब चला सकते हो जब उसके दोनों तरफ टेल हो? नहीं, एक हेड और टेल जब दोनों तरफ होंगे तभी आप कहेंगे ना कि वो कॉइन मार्केट में यूज किया जा सकता है। लाइकवाइज सिर्फ एफिशिएंट होने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ इफेक्टिव होने से काम नहीं चलेगा, हमें दोनों ही एक साथ चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या बोला? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सो आई होप कि आपको डेफिनेशन तो पूरे आपके दिल तक उतर गई होगी। अब कोई भी आपसे पूछेगा तो आप बहुत अच्छी तरीके से इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल आ जाता है, अब देख लीजिए जरा इसे। सपोज द टारगेट प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स इन अ मंथ। एक टारगेट प्रोडक्शन हमने दिया दो लोगों को, जिनका नाम है, एक का नाम है द बाहुबली, ठीक है, और दूसरे का नाम क्या है? खलबली। तो दोनों को हमने काम दिया है। बाहुबली जी ने 28 दिन के अंदर, मंथ का टारगेट है यानी कि 30 डेज मिले, 28 डेज में काम कर दिया, लेकिन इन्होंने अपनी लेबर को लुभावने ऑफर दिए, बोला डबल वेज मिलेगी, तुमको काम करो। तो इनका काम तो हो गया, 28 दिन में काम पूरा हो गया, लेकिन उन्होंने पैसा बहुत लगाया। ठीक है, बट वहीं पे खलबली ने यहाँ पर काम पूरा कर लिया है। काम तो दोनों ने ही पूरा कर लिया है, बट इन्होंने काम पूरा करने के लिए लिए 32 दिन। तो सबसे पहली चीज देखो, इन्होंने टाइम से काम नहीं किया है।
बट इन्होंने नॉमिनल वेजेस पे ही काम करा दिया, यानी कि कम पैसों में इन्होंने हमारा काम पूरा कर दिया है। अब यहाँ पर अगर मुझे इनको एक टैग देना हो कि ये दोनों कौन कौन है, तो हम क्या टैग देंगे? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखते भी जाओ। जब आप कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो, समझ आ गया है, कमेंट में लिखते जाओ ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा है, राइट? सो बाहुबली जी है इफेक्टिव। क्यों इफेक्टिव है? बिकॉज उन्होंने टाइम से काम किया बट एट अ हायर कॉस्ट। वहीं पे हमारे खलबली जी क्या है? ये है हमारे एफिशिएंट, क्योंकि इन्होंने काम पूरा किया है लेकिन इन्होंने राइट टाइम पे उसको काम नहीं किया। इन्होंने सिर्फ काम करेक्टली किया है, सही तरीके से किया है, लेकिन इन्होंने टाइम से गोल अचीव नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड यू नो व्हाट, आई एम गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, बिकॉज I continuously work in a group activity as intangible force। आप कहेंगे मैम आप ये क्या बोल दिया आपने? बच्चों बस यही तो चीज़ है जो आपको समझनी है। आप यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे पूरे साल। अब उसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्रोनिम्स का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आप एंड तक उन सब चीज़ों को याद रखते रहें। याद है मैंने आपको कहा था कि आप 2 नोटबुक बनाएंगे, एक डिटेल नोटबुक और एक समरी नोटबुक। तो जो डिटेल नोटबुक है उसमें तो आपको सब कुछ लिखना है, जो जो चीज़ें मैं आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ आपको सब कुछ लिखना है। ठीक है, आपको ऐसी ही फील लेते हुए यहाँ पर वीडियो को देखना है कि बिल्कुल मैं साक्षात आपके सामने हूँ, हमारी ऑफलाइन क्लास ही चल रही है। तो आपको वो सब कुछ नोट डाउन करना है जो मैं आपको यहाँ पर क्लास में पढ़ा रही हूँ। बट एट द सेम टाइम ये जो कुछ कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगी ये आपको लिखनी है अपनी समरी नोटबुक में। ठीक है, वो समरी नोटबुक आपके कब काम आएगी? जब हम यहाँ पे पूरे चैप्टर को पढ़ लेंगे और आपको चैप्टर को एक रिवाइज करना होगा, और उसके बाद क्योंकि हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, हम लोग एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, सारी केस स्टडीज़ भी करेंगे, तो उस टाइम पे वो नोटबुक आपके बहुत काम आएगी, एज वेल एज एग्जाम से एक दिन पहले भी और सुबह सुबह भी वो नोटबुक आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, सो बच्चों समरी नोटबुक में आपको इसी तरीके की कुछ चीज़ों को नोट करना है। तो यहाँ पर मैंने बोला आई एम गोल ओरिएंटेड, आपको पता है यहीं पे इसी में ही छुपी हैं आपकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, सॉरी मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, management is a continuous process, management is a group activity and management is an intangible force। तो ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी इसी लाइन में छुपी हुई हैं जिसमें आप अपनी तारीफ भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर याद भी हो रही हैं। सो बस इस तरीके से याद कर लो, आई एम गोल ओरिएंटेड, I am multidimensional, pervasive, dynamic because I continuously work in a group activity as intangible force। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम आती है इतनी बड़ी लाइन को याद करने में, तो ये हमारे पास एक ट्रेडिशनल भी है जिसको बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं एमसीडी पिग से, बट मैंने तो यहाँ पर कर दिया है गो एमसीडी पिग, गो एमसीडी पिग। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हो, जहाँ पर जी हो है गोल ओरिएंटेड, एम है मल्टी डायमेंशनल, सी है कंटिन्यूस, डी है डायनामिक, पी है परवेसिव, आई है इंटेंजिबल फोर्स और जी है ग्रुप एक्टिविटी। तो आप चाहे तो ये वाला याद करें, चाहे तो ये वाला याद करें, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके दिल में उतारूंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, पहले सिर्फ समझना, उसके बाद डिटेल में जाएंगे कि हमारी बुक क्या कहती है। देखो ज़रा, सबसे पहले हमने कहा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। देखो हम जब भी कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कोई एक गोल है ना, तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट बिना गोल के तो ऐसा है जैसे शादी में दूल्हा ही ना हो। अरे भाई तुम शादी करने जा रहे हो तो शादी के लिए ब्राइड और ग्रूम दोनों की ज़रूरत है ना, अगर दोनों में से कोई भी एक मिसिंग हो गया तो क्या वो शादी पूरी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी ना। सो इसीलिए समझो कि काम तो हो रहा है पर पता नहीं किस लिए हो रहा है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं उस काम का। आप एक जगह लेकर बैठे हो, आपको पता ही नहीं उस जगह पर आपको क्या काम करना है। तो अगर कोई गोल है तो मैनेजमेंट है, अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। जैसे कि अगर मैं आज आपके सामने खड़ी हूँ तो मेरा एक गोल है ना कि मुझे आपको बिजनेस स्टडीज़ में 100 में से 100 दिलवाने हैं, तभी तो हम लोग इन सब चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं ना, तभी तो हमने एक प्लानर बनाया, हमने स्केड्यूल बनाया, आपको दिया हमने कि किस किस दिन आपको कौन कौन सी क्लास मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा
एक गोल है कि आपको हमने 100 में से 100 दिलवाने ही हैं। तो अगर मैनेजमेंट है तो मैनेजमेंट क्यों है? क्योंकि वो बढ़ रहा है अपने एक गोल की तरफ, राइट। सेकेंड, मल्टी डायमेंशनल। अब जो मैनेजर होते हैं ना, वो मल्टीटास्किंग निंजा टेक्निक का यूज करते हैं। अब मैनेजमेंट में कोई एक ही चीज थोड़ी ना हो रही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक टाइम पे बॉस, दोस्त और डोसा मेकर, सारी चीजें हैं यहाँ पर। यानी कि वो आपका दोस्त भी है, एज अ यानी कि फ्रेंड भी काम कर रहा है, एज अ बॉस भी आपको वो काम कर रहा है, और आपको कुछ ट्रीट भी दे रहा है, राइट। सो प्लानिंग प्लस ऑर्गेनाइजिंग पर कंट्रोलिंग, एक ही में 3 कॉम्बो आपको यहाँ मिल रहे हैं, जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। कंटिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता। जैसे असाइनमेंट्स, रोटियां और नेटफ्लिक्स के एपिसोड्स, मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तब तक आपका मैनेजमेंट भी चल रहा है। सो ये डेली सोप जैसा है, कल भी था, आज भी है और कल भी होगा। तो समझ आ रहा है ना कि क्या कह रहे हैं ये? चलो आगे चलते हैं। डायनेमिक फंक्शन, डायनामिक का मतलब क्या होता है? बदलते रहना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब तरीके के एग्जाम्पल दूंगी, पहले सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लो। डायनामिक का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ट्रेंड के साथ चलता है, ट्रेंड के साथ। जिस तरीके का इन्वायरमेंट हो वैसे हो जाओ। अगर मैं सोचूं कि हम पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे तो हम लंबे समय तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वक्त के साथ खुद को बदलने में ही समझदारी है, वरना क्या करोगे? भीड़ में पीछे रह जाओगे। सो पुरानी स्ट्रैटेजी अगर इस्तेमाल करोगे तो वो सही नहीं है, जैसे कि किसी को ब्लॉक कर देना, अब ये एक पुरानी स्ट्रैटेजी है। चलिए, परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह होता है। परवेसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हर जगह पर है। जैसे वो ईश्वर हर जगह पर है ना, मैं उसे यहाँ खड़े खड़े भी याद कर सकती हूँ, मैं उसे घर पे भी याद कर सकती हूँ, मैं रास्ते में चलते चलते भी उस ईश्वर को याद कर सकती हूँ। आप कह सकते हो ना कि वो तो सब जगह पर है। इसी तरीके से मैनेजमेंट भी हर जगह पर है, हर जगह पर, यानी कि चाहे एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, मैनेजमेंट हर जगह पर है। हाँ, करने का तरीका अलग होता है। जैसे कि उस ईश्वर को याद करने का तरीका तो सबका अलग है ना, कोई किसी तरीके से करता है तो कोई किसी तरीके से करता है। बस इसी तरीके से इस मैनेजमेंट की प्रोसेस को यूज करने का सबका तरीका अलग है, बट सब लोग कर क्या रहे हैं? यूज तो मैनेजमेंट की प्रोसेस को ही कर रहे हैं, राइट। सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग सब जगह चलता है, और बेस्टी के ब्रेकअप के अंदर भी मैनेजमेंट ही है। नेक्स्ट, इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल, ये सिर्फ एक फीलिंग है, देख छू नहीं सकते, सिर्फ इसको महसूस कर सकते हो। तो मैनेजमेंट के अंदर फीलिंग होती है, दिखता नहीं है, पर उसका प्रेशर सबको होता है। जैसे कि जब तक हम वाईफाई को यूज कर रहे होते हैं तब तक तो उसकी इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, बट जैसे ही वाईफाई चला जाता है तब पता चलता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बिल्कुल इसी तरीके से आप मैनेजमेंट को देख छू तो नहीं सकते, बट इसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रुप एक्टिविटी। अब देखो, क्या मैनेजमेंट अकेला कोई इंसान कर सकता है क्या? अभी तो मैंने आपको समझाया, एक अकेला स्कूल का प्रिंसिपल बेचारा कैसे सब कुछ करेगा? वो क्लास में पढ़ाने भी जाएगा और वो हर सब्जेक्ट को पढ़ाएगा, कैसे कर लेगा वो इतने सारे काम? वो अंदर एडमिन स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरा हैंडल कर लेगा, कैसे कर पाएगा वो बेचारा सब कुछ? जो बेल बजानी होती है हर पीरियड के स्टार्टिंग में, तो वो कैसे करेगा ये सारे काम? तो बच्चे, यहाँ पर बोला गया कि मैनेजमेंट तो एक टीम गेम है, ये सोलो पबजी नहीं है, पूरा स्क्वाड चाहिए आपको। यहाँ पे सोलो कुछ भी नहीं हो रहा है। अकेले बॉस बनने चले थे, पर अकेले तो चाय पीने में भी मजा नहीं आता। क्यों भाई, अकेले चाय पीने में मजा आता है क्या? नहीं ना। तो बस इसी तरीके से हमारा मैनेजमेंट है। सो आई होप आपको जो पॉइंट्स का मीनिंग है वो पता चल चुका होगा। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं, राइट। चलो देखो, तो यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से अपने हाइलाइटर्स उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब मैं आपको जो मेन पॉइंट्स है वो हाईलाइट कराने वाली हूँ। जो कीवर्ड्स हैं वो आपको जो समरी नोटबुक में लिखने हैं और डिटेल नोटबुक में अंडरलाइन करके रखने हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले, An organization has a set of basic goals which are the basic reasons for its existence. हर ऑर्गेनाइजेशन के पास कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जो कि उनकी एग्जिस्टेंस का रीजन है। ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना है, बेसिक रीजन फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, भाई
अगर कोई एक बंदे ने अपने लिए सब्जी का ठेला लगाया, ठीक है भाई, तो सब्जी का ठेले लगाने के पीछे भी उसका कोई एक ऑब्जेक्टिव है ना। क्या ऑब्जेक्टिव है? उसको प्रॉफिट कमाना है, उसको पैसा कमाना है, जिससे वो अपना सर्वाइवल कर सके, अपनी जिंदगी को गुजार सके, ठीक है। तो किसी भी तरीके का अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट, तो उस हर एक मैनेजमेंट के पीछे कोई ना कोई एक गोल होगा जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट करता है। एंड दिस शुड बी सिंपल, दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। जो हमारी सिंपल होने चाहिए और पूरी तरीके से पता होना चाहिए हमें। जैसे कि मुझे लगता है कि मैंने एक कंपनी खोली है और मुझे नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर अपनी उस कंपनी का 40% मार्केट शेयर मुझे कैप्चर करना है। मतलब मैं चाहती हूँ कि जिस मार्केट में मैंने एंटर किया है वहां पे मुझे 40% शेयर कैप्चर करना ही है आने वाले 3 साल के अंदर। तो यहाँ पर मेरा जो गोल है वो सिंपल है, क्लियर है सबको, कोई भी उसके अंदर एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। For example, the goal of a wedding planner is to host a successful wedding event. किसी एक वेडिंग प्लानर का एक गोल है कि उसे एक सक्सेसफुल इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पर वो वेडिंग प्लानर क्या करेगा? वो डेकोरेशन का भी ध्यान रखेगा, वो म्यूजिक का भी ध्यान रखेगा, वो फूड का भी ध्यान रखेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने क्लाइंट को एक सक्सेसफुल वेडिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करके देना है, ये उसका गोल है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। आप यहां पर इसके साथ साथ लिख लीजिए एक चीज और, परवेसिव के बराबर में आप यहां पे लिखिए यूनिवर्सल। ये इस नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सल मतलब जो हर जगह पर है। सो द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। इसे अंडरलाइन करिए, कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, कि जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जा रही हैं वो सबके लिए सेम है। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो ईश्वर है वो सबके लिए है, हर जगह मौजूद है, बट उसको याद करने का तरीका अलग है, राइट। सो दीज आर द कॉमन टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, वाइदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, द यूएसए, जर्मनी, कनाडा और जापान इज द सेम। कि यहाँ पर आप देखो जो मैनेजर्स चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं, वो जो भी काम कर रहे हैं वो सेम है, बट हाउ दे डू इट मे बी क्वाइट डिफरेंट। लेकिन वो उस काम को किस तरीके से करते हैं वो डिफरेंट हो सकता है। समझ आई बात? सब जगह है पर करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, whether it is the school principal managing the teachers, चाहे कोई एक स्कूल प्रिंसिपल है जो अपने टीचर्स को मैनेज करता है, your mom managing the home, आपकी मम्मी आपके घर को मैनेज कर रही हैं, और द क्रिकेट कैप्टन मैनेजिंग द टीम स्ट्रैटेजीज, और एक क्रिकेट का कैप्टन अपनी टीम की स्ट्रैटेजी को मैनेज करता है। मैनेजमेंट इज एवरीवेयर, मैनेजमेंट हर जगह पर मौजूद है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखते रहिएगा, जो भी आपको डाउट अराइज होता है बिल्कुल आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन मिलेगा। मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस, ये लगातार चलने वाली चीज़ है, ये कभी खत्म नहीं होगा। आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, एक आपने गोल किया, गोल के लिए आप मतलब एक आपने गोल सेट किया, उसके लिए आपने मैनेजमेंट की प्रोसेस को फॉलो किया, उसके बाद आपके नेक्स्ट गोल के लिए आप फिर से मैनेजमेंट की प्रोसेस का आप लोग यूज़ करेंगे। जैसे कि अभी आप क्लास 12th में हैं तो यहाँ आपने सब कुछ सेट कर लिया है कि जी हाँ, हमको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स पराग सर से पढ़नी है, बिजनेस स्टडीज़ अपनी काजोल मैम से पढ़नी है, पूरा आपने अपना प्लानर बना लिया है, यानी कि आप पूरा अपनी इस चीज़ों को मैनेज करके चल रहे हो, राइट। बट जब आप क्लास 12th को पास कर जाओगे, अब आप आगे जो भी कोर्स में आप एंटर करोगे तो आपका मैनेजमेंट अब उस चीज़ के लिए चलेगा ना, कि सपोज आपको CA बनना है, आपको ACCA करना है, आपको CS करना है, CMA करना है, तो देन आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट अब यहाँ अंडरलाइन करना है हमको। सो द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट, कि यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस है मैनेजमेंट की वो एक सीरीज है यहाँ पर, बट सेपरेट फंक्शन है। एक सीरीज है जो लगातार चल रही है, और किस चीज़ की सीरीज है? वो 5 फंक्शंस होते हैं हमारे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जिस पे हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। सो दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड। नेक्स्ट आपको क्या अंडरलाइन करना है? दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम। ये दोनों लाइन आपको अंडरलाइन करनी होंगी, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस एंड कंपोजिट, और दीज फंक्शंस आर साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड बाय ऑल द मैनेजर्स ऑल द टाइम, यानी कि सारे फंक्शन साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सारे मैनेजर्स क्या करते हैं? परफॉर्म करते रहते हैं, हर टाइम पे परफॉर्म करते हैं। ये लाइंस बहुत हेल्प करेंगी आपकी केस स्टडी को आइडेंटिफाई करने में।
जिस तरीके से एक रिटेल स्टोर मैनेजर कंटिन्यूसली क्या प्लान करता है, अपने स्टॉक को प्लान करता है, फिर उनको शेल्फ्स में ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद वो सुपरवाइज करता है अपने पूरे स्टाफ को और इवैल्यूएट करता है अपनी सेल्स परफॉर्मेंस को। तो यहाँ पर आप देखिए कि सारे मैनेजर्स मैनेजमेंट की प्रोसेस को साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यहाँ पर उस चीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चाय याद कर लेना, जैसी मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी याद करना हो तो चाय को याद कर लेना कि जैसे चाय हम अकेले नहीं पी सकते, ऐसे मैनेजमेंट भी अकेले नहीं चल सकता है। सो एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं और हर किसी की जो नीड है वो अपनी अलग अलग हो सकती है। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप जॉइन्स द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ डिफरेंट पर्पस। और हर कोई व्यक्ति उस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग पर्पस के लिए ज्वाइन कर रहा है, बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां से हमें फिर से एक लाइन अंडरलाइन करनी है। बट एज अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। और यहां पर ये भी आप लोग अंडरलाइन कर दीजिएगा कि यहां पर देखो कि उनका पर्पस अलग है, बट एज ए मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो किस तरफ काम कर रहे हैं। एक उनका कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल है जिसको उन्हें अचीव करना है, उसके लिए वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनाइजिंग अ स्कूल इवेंट। सपोज करो स्कूल में जैसे कि अभी इंडिपेंडेंस डे आएगा, तो इंडिपेंडेंस डे के लिए फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं स्कूल में, तो वहां पर सब लोग मिलकर काम करते हैं ना। कुछ लोग यहाँ पर प्लान करते हैं कि कौन कौन सी परफॉर्मेंस होगी उसकी प्रैक्टिस कराना, कुछ लोग डेकोरेशन का ध्यान देते हैं, कुछ लोग फूड की तरफ भी ध्यान देते हैं, बच्चों को भी मैनेज करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हो ना कि एक पूरी टीम मिलकर काम करती है, तब जाके कोई एक इवेंट जो है वो सक्सेसफुल हो पाता है। तो जैसे एक स्कूल में एक स्कूल इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को भी टीम के अंदर वर्क करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना, मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। मैनेजमेंट हैज, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक को आपने इस तरीके से समझना है कि जैसे आपका आसपास का माहौल हो बिल्कुल वैसे हो जाओ। आजकल बिल्कुल ऐसा नहीं है ना कि आप बिल्कुल शरीफ होके काम करो। भाई देखो, जैसी दुनिया वैसा आपको होना पड़ता है, जैसा देश वैसा भेष, ये तो सुना ही होगा ना आपने। तो बिल्कुल यहाँ पर मैनेजमेंट यही कहता है कि आपको डायनामिक होना होगा। अगर आप सोचो कि आप पुराने तरीके से काम करते रहोगे तो आप बहुत लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक पाओगे। आपको दिख रहा है कि मार्केट बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, कस्टमर का प्रेफरेंस चेंज हो रहा है, कस्टमर अपनी डिमांड को चेंज करते हैं, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है। तो ऐसे में अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो आप उस मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे। तो मैनेजमेंट यही कहता है कि ये डायनामिक है। डायनामिक मतलब चेंज। हमेशा ध्यान रखना, जब भी अभी डायनामिक वर्ड आपको और भी जगह पर दिखेगा, तो डायनामिक के लिए आप ध्यान रखिए कि डायनामिक हमेशा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को। कि अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस के अंदर आपको चेंजेस करने हैं, कि जो काम आप कर रहे थे अब आप उस काम को थोड़े नए तरीके से करेंगे, आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। सो मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कि हर मैनेजमेंट को खुद को ढालना है कि जैसा हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वैसे हमें खुद को भी बदलना है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, एन ऑर्गेनाइजेशन must change itself and its goal according to the needs of the environment। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना होगा, अपने गोल को चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एनवायरनमेंट। जैसे हमारे एनवायरनमेंट की नीड है बिल्कुल उसी तरीके से आपको खुद को भी चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने देखा होगा कि पहले बहुत ज़्यादा ऑनलाइन स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, कुछ ऑफलाइन स्टोर्स ही हमारे पास चलते थे। हमें अगर कोई सामान भी खरीदना होता था, जैसे कि बिस्किट, नमकीन, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, चिप्स, अगर हमें ये सारी चीज़ें खरीदनी होती थी तो हम पास के ग्रोसरी स्टोर पे जाते थे और वहाँ से खरीद के ले आते थे। बट आजकल तो घर बैठे ही सब कुछ हो जाता है। ब्लिंकिट है, हमारे पास इंस्टामार्ट है, तो इन सभी चीज़ों की हेल्प से हम घर बैठे ये काम कर पा रहे हैं ना। मोर ओवर, अगर आपने देखा हो पड़ोस के अंकल की जो इलेक्ट्रॉनिक शॉप है उसको भी मैं आजकल देख रही हूँ कि इंस्टाग्राम पे रील बन रही है उसकी भी। तो हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने आप को ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रहा है। ये क्यों कर रहा है?
बदलता हुआ समय, उन्हें दिख रहा था कि ऑनलाइन सब कुछ बिक रहा है। ऐसे में अगर हम लोग बैठे रहेंगे इसी तरीके से लालाजी बन के अपनी दुकानों पे, तो हमारा ये स्टॉक तो ऐसे ही रह जाएगा, इसको कोई खरीदने नहीं आएगा। क्योंकि जब लोगों को अपने एसी में बैठकर ही सब कुछ मिल रहा है, तो वो क्यों इस भरी गर्मी में बाहर निकलकर हमारे स्टोर पर आएंगे? सारी चीजें उनको ऑनलाइन मिल रही है। तो अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए, मार्केट में सर्वाइव करने के लिए सब लोगों ने इंस्टा पेज बना दिए हैं, सब लोग अपने ऑनलाइन स्टोर्स भी उन लोगों ने स्टार्ट कर दिए हैं। सो ड्यू टू इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, मेनी ऑफलाइन स्टोर्स हैव नाउ स्टार्टेड सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो सभी लोगों ने अब अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया है? ऑनलाइन सेल करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। फील हो सकता है, दिखता नहीं है। चलो पहले इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो कि आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए। जब आप जाते हैं तो आपको कैसा एक वहाँ पर उनकी हॉस्पिटैलिटी आपको मिलती है कि आप जाते हैं, वो आपको ग्रीट करते हैं, आपको वाटर ऑफर करते हैं, फिर वो अपना मेन्यू कार्ड रख के जाते हैं और उसके जस्ट 2-3 मिनट बाद आपसे ऑर्डर लेने के लिए आ जाते हैं। बट सपोज करिए कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, बैठे 6-7 मिनट हो गए, कोई आपको देखने के लिए नहीं आ रहा है। चलो 6-7 मिनट बाद कोई आया भी, मेन्यू कार्ड रख के गया। अब फिर 10 मिनट हो गए, कोई ऑर्डर लेने नहीं आया। चलो ऑर्डर लेने आया कोई 10 मिनट, आधे घंटे तक आपको खाना खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। तो ऐसे में जब आप फ्रस्ट्रेट होकर उठेंगे उस रेस्टोरेंट से, तो ज़रूर आपके मन में एक लाइन आएगी, यहाँ का मैनेजमेंट बेकार है। आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर अगर आप देखें, अच्छा मुन्ना भाई MBBS तो सबने देखी होगी, है ना। अब मुन्ना भाई MBBS में क्या होता है ना कि जब वो एक लड़का सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी जो मम्मी होती हैं, अब वो चाहती हैं कि फटाफट से मेरे बच्चे को एडमिट कर लिया जाए ताकि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए। बट वहाँ पे क्या था, लंबी लंबी लाइन थी, वो उसको अटेंड नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था ना कि मैनेजमेंट खराब है। तो आप मैनेजमेंट को कैसे देख पा रहे हो? आप उसको फील कर पा रहे हो कैसे, कि हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करता है, हम उससे उसको फील कर पाते हैं, राइट। सो इट इज एन इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन, but its presence can be felt or its effort is noticeable। बट हम क्या कर सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं और उनके जो एफर्ट्स है उसको हम देख पाते हैं। कैसे देख पाते हैं? जब हमें दिख रहा होता है कि टारगेट्स पूरे हो रहे हैं प्लान्स के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉयज हमारे खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, और यहाँ पर काम स्मूथली चल रहा है बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना किसी डिस्प्यूट के, कोई क्योस नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्मूथली जो काम है वो वन आफ्टर वन हमारा परफॉर्म होता जा रहा है। तो ऐसे में हम कहते हैं कि मैनेजमेंट कैसा है? अच्छा है। सो यहाँ पर हमने मैनेजमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया? एज एन इंटेंजिबल फोर्स। ठीक है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब इट हैज मेनी फेसेस। यहाँ पे इस डायमेंशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मीन्स कि जब आप मैनेजमेंट का काम करते हैं तो वहाँ पर आप 3 स्टेजेस में इस चीज़ों को परफॉर्म करते हो। सबसे पहला होता है वो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, अभी हमने पढ़ा कि वो एग्जिस्ट करते हैं किसी काम को करने के लिए। So all the organization exist for the performance of a work. For example, एक फैक्ट्री के अंदर एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, एक हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, एक ग्रोसरी स्टोर में एक क्लाइंट को सेटिस्फाई किया जाता है, मतलब उसको उसका सामान दिया जाता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट दीज वर्क्स इन टर्म्स ऑफ द गोल्स टू बी अचीव्ड, कि मैनेजमेंट ने अपने काम को अपने गोल के अचीवमेंट के साथ क्या कर दिया है? अलाइन कर दिया है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने काम तो सोच लिया, बट वो काम किससे कराओगे? लोगों से कराओगे। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से काम कराना सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। लोगों को संभालना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लोग अलग माइंडसेट के हैं भाई, सबके साथ आप डील नहीं कर सकते। अब देखो, सपोज करो स्कूल के अंदर क्या होता है कि जब टीचर अपने बच्चों को मैनेज करती है, अपनी क्लास को मैनेज करती है, तो उसको मैनेज करने के 2 तरीके हैं। एक तो होती है कॉमन इंस्ट्रक्शन, जो टीचर खड़ी हुई क्लास के अंदर ओवरऑल सबको एक इंस्ट्रक्शन दी, जैसे सपोज करो यूनिफॉर्म के लिए कोई इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, तो सबको एक साथ एज अ ग्रुप सबको इंस्ट्रक्शन दी गई, यानी कि एज अ ग्रुप हम अपनी क्लास को हैंडल कर रहे हैं। बट कई बार आपकी टीचर कहती है कि यस मिस्टर, आप हमें ज़रा बाहर आके मिलना या स्टाफ रूम में आकर मिलना। वहाँ पर आपकी टीचर एज एन इंडिविजुअल आपके साथ डील कर रही है, क्योंकि यहाँ आपकी जो नीड है वो डिफरेंट है।
कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमने आपको मैनेज करना है उसको मैनेज हमें इंडिविजुअली करना है, ग्रुप के साथ वो काम नहीं किया जा सकता। सो लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जब हम लोगों को मैनेज करते हैं तो हमारे पास 2 डायमेंशंस होते हैं। वो 2 डायमेंशंस क्या है? डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज इंडिविजुअल्स, हम एज इंडिविजुअल आपको लेकर चल रहे हैं क्योंकि आपकी नीड अलग है, आपका बिहेवियर अलग है। दूसरा क्या तरीका है? डीलिंग विद द एम्प्लॉयज एज अ ग्रुप। तो 2 तरीके से मैनेजमेंट हुआ ना, ग्रुप में भी रहकर हो सकता है और हम अपने एम्प्लॉयज को इंडिविजुअली भी उनके साथ डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। आपने काम सोच लिया, लोग संभालने देख लिया आपने कैसे संभालने हैं। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन क्या कहता है? दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस। आपके पास इनपुट है, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो कोई प्रोसेस तो चाहिए ना। तो यहाँ पर आएगी एक प्रोडक्शन प्रोसेस जो आपके इनपुट को कन्वर्ट करेगी किसमें? आउटपुट में। सो दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द इनपुट मटेरियल एंड द टेक्नोलॉजी इनटू द डिजायर्ड आउटपुट फॉर द कंजप्शन, क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन करने के लिए हमें उसको आउटपुट में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर हैंडल करता है किचन ऑपरेशन, ये उसका काम है। स्टाफ हैंडल करना, पीपल को मैनेज कर रहा है एंड एंश्योर्स द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, और अल्टीमेटली वो क्या चाहता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वो उसका ऑपरेशन है। ठीक है, तो ये हमने अभी फिलहाल पढ़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे मैनेजमेंट के, जिसके लिए हमने 2 एक्रोनिम पढ़ी। सबसे पहली एक्रोनिम आई एम, लिखिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई एम गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, बिकॉज I continuously follow a process or I continuously work in a group activity as intangible force। और दूसरा क्या था? go MCD pig। तो आप कोई सी भी एक्रोनिम याद करके अपने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रख सकते हैं। ठीक है, चलो आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब आप मैनेजमेंट से फेमिलियर हो चुके हैं। इतना डिटेल में पढ़ाने के पीछे यही रीज़न है, पढ़ाने को तो 10 मिनट में भी पढ़ाया जा सकता है, बट डिटेल में पढ़ाने के पीछे रीज़न ये होता है कि आपको, मुझे चाहिए कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। और ये कंसेप्ट की क्लैरिटी सिर्फ अभी हाल फिलहाल आपके पीरियोडिक टेस्ट या हाफ ईयरलीज के लिए नहीं कर रहे हैं, हम आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आपको एंड तक याद रहेगा अगर आपने स्टार्टिंग में ही अपने कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर रखा। रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या उद्देश्य है मैनेजमेंट के? देखो भाई, मैनेजमेंट जब काम करता है तो कुछ गोल्स के साथ काम करता है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करता है। तो उसके उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, खुद के लिए सोचना है। देखो भाई, दुनिया सेल्फिश है, दुनिया के बारे में सोचने से पहले हम खुद के बारे में सोचेंगे और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो यहाँ पर भी सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग कहते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के बिना तो काम नहीं चलेगा ना। हम अगर अपना भला भी करना चाहते हैं तो उसके लिए दुनिया का भला भी करना पड़ेगा, सोसाइटी में एक अपनी अच्छी इमेज भी तो बनानी है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जिन लोगों से तुम काम करा रहे हो, अगर उनके बारे में नहीं सोचोगे तो लंबे समय तक तुम्हारे साथ रहेंगे नहीं, तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, और जब वो अच्छे से काम नहीं करेंगे तो तुम्हारे टारगेट्स भी अचीव नहीं हो पाएंगे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव निकल कर आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब भी आपको दिखे कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के भले के बारे में बात हो रही है, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में कह रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। जब आप पूरी सोसाइटी को अपने साथ लेकर चल रहे हो तो सोशल ऑब्जेक्टिव। बट वहीं पे जब सिर्फ एक एम्प्लॉय को आप लोग इंडिकेट कर रहे हो, एम्प्लॉय के भले के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ एम्प्लॉय, यहाँ मैं एम्प्लॉय की फैमिली के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही हूँ, तो वो होते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो चलो 1 by 1 अब इसे देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, these are the main objective of any organization that should be utilize the human and material resource to the maximum possible advantage। तो ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पर उनको यूटिलाइज करने हैं ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज के साथ, यानी कि हमें बिल्कुल निचोड़ लेना है उन रिसोर्सेज को ताकि हमें क्या मिले? मैक्सिमम आउटपुट मिले। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया। यहाँ समझाने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहूंगी। सपोज करो कि
चलिए सपोज करिए कि आपने, चलो आपने क्यों, किसी और को लेते हैं, हेरा फेरी तो सबने देखी होगी ना। तो यहां पर हमारे जो शाम को तो जानते हैं ना, तो शाम ने क्या किया, एक स्कूल में कैंटीन स्टार्ट करी और वहां वो बेच रहे हैं मोमोज। ठीक है, वो मोमोज बेच रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट वहां पर कमा रहे हैं। अब क्या हुआ, अचानक से राजू ने भी वहां पर एक कैंटीन स्टार्ट करी और उसने बर्गर बेचना शुरू कर दिया। अब जैसे ही राजू ने बर्गर बेचना शुरू किया तो जो बच्चे थे वो बर्गर की तरफ जाने शुरू हो गए। अब ऐसे में शाम के लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया। सर्वाइवल मतलब कि जितना भी वो पैसा लगा रहा था उससे ज्यादा तो उसे प्रॉफिट मिल ही नहीं रहा था। जितना पैसा वो लगा रहा था उतना ही प्रॉफिट हो पा रहा था। तो यहां पर अब शाम ने क्या सोचा कि ऐसा करता हूं, एक प्लेट मोमोज के साथ हाफ प्लेट मोमोज फ्री बेचना शुरू कर देता हूं, क्योंकि मुझे मार्केट में सरवाइव करना है, मेरी कॉस्ट ज्यादा लग रही है, मेरे पास पैसा नहीं आ रहा उतना। तो अगर मुझे इस मार्केट में सरवाइव करना है तो कम से कम इतना पैसा तो कमा लूं कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, यानी कि मेरा जो कॉस्ट है वो मेरे रेवेन्यू के बराबर हो जाए। इतना काम तो मुझे करना ही होगा। क्यों? सर्वाइवल चाहिए भाई। अगर ये नहीं करूंगा तो राजू मेरा बिजनेस खा जाएगा। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं? सर्वाइवल। और सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? इतना पैसा कमा लो कि एटलीस्ट जितना पैसा आपकी जेब से निकल रहा है उतना ही पैसा वापस आपकी जेब में भी आ जाए। बट क्या सिर्फ सर्वाइवल से काम चल सकता है? क्या सिर्फ ऐसे ही बहुत लंबे समय तक तुम मार्केट में टिक पाओगे? नहीं। चलो अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपने एक स्टेशनरी की दुकान खरीदी। ठीक है, आपने एक स्टेशनरी की दुकान खरीदी और वहां पे कोई एक पर्टिकुलर नोटबुक आप 30 रुपए की खरीद के लेकर आते हो। ये आपकी लागत है। ठीक है, इतने की आपने वो नोटबुक खरीदी, मार्केट में आप उसे 40 रुपए का बेचते हो। इसका मतलब 10 रुपए का आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, अब आपका कोई दोस्त आता है, आपका बेस्टी आता है आपके पास कि भाई वाह तुम तो स्टेशनरी की दुकान खोल ली है, चल अपने दोस्त को भी एक नोटबुक दे दे। और अपने दोस्त को क्या डिस्काउंट नहीं देगा? अब आपने कहा अच्छा यार दोस्त है, डिस्काउंट तो देना ही पड़ेगा। तो आपने कहा चल यार ठीक है, सबको मैं 40 में देता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, चल तुझे ऑन कॉस्ट ही दे देता हूँ। तो एक काम कर, तू मुझे 38 रुपीज़ दे दे एक नोटबुक के। उसने दे दिया। उसको तो इतना अच्छा लगा कि मेरे दोस्त ने मुझे डिस्काउंट दे दिया। और देखो क्या अभी भी आप प्रॉफिट में नहीं हो, अभी भी आप 8 रुपए के प्रॉफिट में हो, है ना। तो अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है और ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके रेवेन्यूज आपकी कॉस्ट से ज्यादा हो। जितना पैसा आप लगा रहे हो, जब जब आपको उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा तब तक आप कौन से सिचुएशन में होगे? प्रॉफिट की सिचुएशन में। बट अब यहां तक भी कहानी नहीं रुकती है, सिर्फ प्रॉफिट नहीं, हमें क्या करना है? हमें तो भाई ग्रो करना है ना मार्केट में। तो सपोज करो तुम चलाते थे अपना एक टी स्टॉल। ठीक है, अब तुम जब एक टी स्टॉल चलाते थे तो तुम्हारे पास शुरुआत में सिर्फ 10 कस्टमर्स आते थे, 10 कस्टमर्स। ठीक है, और तुम अभी सिर्फ यहाँ पर चाय बेचते हो। अब उसके बाद भाई चाय बेचने वाले ज्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं आजकल। तो ये मत सोचना कि मैडम कह रही है कि तुम चाय बेचते हो, कोई बात नहीं, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो तुम्हारे पास 10 कस्टमर थे, धीरे धीरे वो कस्टमर 100 हुए, 1000 हुए, 5000 हुए, बढ़ते चले गए। और वहीं पे तुमने टी स्टॉल को एक बड़े कंपनी में कन्वर्ट कर दिया, एक बड़ी तुमने दुकान खोल ली। और अब तुम वहां पे सिर्फ चाय नहीं, सारे स्नैक्स भी बेचते हो। तो यहाँ पर तुमने क्या किया भाई? ग्रो। और ये ग्रोथ तुम्हारी हमने कैसे नोटिस करी? हमने देखा तुम्हारे नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ गए, तुमने अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया, तुमने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर लिए। और जब तुम एक टी स्टॉल पे थे, टी स्टॉल से तुम एक बड़ी दुकान पे गए तो वहां पर एम्प्लॉयज भी तो बढ़ गए होंगे। तो यहां से हमने देखी ग्रोथ। अब इन तीनों ही सिचुएशन में किसका भला हो रहा है? बताओ किसका भला हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का ना। सर्वाइव भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, प्रॉफिट भी ऑर्गेनाइजेशन कमा रही है, ग्रोथ भी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। सो ये एक कंप्लीट एग्जाम्पल है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या जिसको हम क्या कहते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का। चलो अब देख लेते हैं जरा डिटेल में। देखो सबसे पहले आपके पास आया मैनेजमेंट के अंदर
सर्वाइवल, मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन, ये अंडरलाइन करिएगा, मस्ट जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यूज. आपको ये लाइन अंडरलाइन करनी है. एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू, कि हर ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट रेवेन्यू जनरेट करना है टू कवर दी कॉस्ट. चाहे तो ये ऐड कर सकते हैं. प्रॉफिट, मैनेजमेंट एम्स टू मेक अ प्रॉफिट विच इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट. और मैनेजमेंट को प्रॉफिट कमाना होगा बिकॉज ये जरूरी है आपकी कॉस्ट को कवर करने के लिए. एंड प्रोवाइडिंग द इंसेंटिव्स फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन, क्योंकि लंबे समय तक तभी चल पाओगे मार्केट के अंदर जब आप प्रॉफिट कमाओगे. ग्रोथ, to remain in the industry management must fully exploit the growth potential of the organization. और इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए, आगे तक जाने के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना होगा, अपने ग्रोथ पोटेंशियल को समझना होगा. इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा. तो जैसे जैसे आपकी सेल्स बढ़ेंगी, आपके एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, हम इस चीज को देख पाएंगे कि आप ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर कितने चीजें हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. चलो बच्चों आगे चलते हैं. नेक्स्ट, सोशल ऑब्जेक्टिव. अब करना है हमें समाज सेवा करनी है. और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ बच्चों कि चैरिटी भी हम तभी कर सकते हैं जब हमारी खुद की जेब में पैसा हो. हम कैसे लोगों का भला करेंगे जब हमारे पास ही कुछ नहीं होगा. तो इसलिए सबसे पहले हमने किसके बारे में सोचा, सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा, कुछ पैसा कमाया. अब हम कर पाएंगे अपने सोशल ऑब्जेक्टिव को पूरा. तो यहाँ पर देखिए हम बात करेंगे सोसाइटी की. तो सोसाइटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन. इन्वायरमेंटली मेथड ऑफ मतलब कि ऐसे मैथड्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करना है जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बचा सके. हमें बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट को खराब करें, क्योंकि जितना इन्वायरमेंट खराब हो रहा है ना बच्चे, उतनी हम लोगों की सेहत खराब हो रही है, उतनी ही हमारा जो लाइफ स्पेन है ना वो कम होता चला जा रहा है. नेक्स्ट, गिविंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है. भाई लोगों को काम मिलेगा तो वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाएंगे. एटलीस्ट सब लोगों के घर में खाने के लिए हो, 2 वक्त की रोटी सबके घर में हो, इस चीज़ के लिए हमें काम करना ही होगा. प्रोवाइडिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, यानी कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो रीजनेबल प्राइस पे. ऐसा भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आपको बिल्कुल लो प्राइस चार्ज करनी है. आपको एक रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का सामान लोगों तक पहुंचाना है. प्रोवाइडिंग द बेसिक अमेनिटीज बेनिफिट्स लाइक स्कूल्स एंड क्रेचेस टू द एम्प्लॉयज. अब ये वाला जो पॉइंट है ना, बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है. समटाइम्स क्या करते हैं बच्चे, इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव में लिख कर आते हैं. आता है केस स्टडी में या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चे इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं. अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब मैंने अभी आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया तो मैंने एक चीज़ बताई आपको कि जब मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करूंगी तो मैं सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में बात करूंगी. मैं उसके रिश्तेदार, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगी. मैं प्योरली उस एम्प्लॉय के बारे में बात कर रही हूँ कि उसका भला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. बट अगर उसके बच्चों का भला हम कर रहे हैं, उसके परिवार का अगर हम भला कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है. तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं. ये जो बातें मैं बता रही हूँ यही है वो 10 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने ऑब्जर्व किया है. बच्चे जब पेपर में लिख कर आते हैं, गलती करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं पूरे पूरे साल. तो बच्चे ये एक मिस्टेक, आप इसको स्टार मार्क करके रखो कि जब आप एग्जाम में इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका पार्ट है, किसका, सोशल ऑब्जेक्टिव का. कि अगर एम्प्लॉय के परिवार की भी भलाई है तो वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ एम्प्लॉय की भलाई पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. ठीक है, लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी. नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल सपोर्ट. आप फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हो. किसको, जो भी हमारा डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, वहां पर आप क्या कर सकते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं. तो इन सभी चीज़ों में आप देख रहे हो किसका भला हो रहा है, सोसाइटी का. तो जब भी सोसाइटी के भले के बारे में बात हो तो कौन सा ऑब्जेक्टिव है बच्चे, सोशल ऑब्जेक्टिव. चलो आगे चलते हैं. जिस भी पॉइंट पे अब आप पहुंच चुके हैं मुझे बताइए कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है बिजनेस स्टडीज़ पढ़ने में, बोरिंग तो नहीं लग रही है. देखो आपके आसपास ना आप ये सब चीज़ों को देखते हो, अगर आप ऑब्जर्व करो, कनेक्ट करने की कोशिश करो तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आसपास दिखेंगी. घर में बात करो, जैसे कि आपके फादर या मदर में से कोई अगर जॉब करते हैं तो उनसे पूछो इन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि उनकी कंपनी क्या करती है अपने एम्प्लॉय के लिए या फिर सोसाइटी के लिए, या कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव कैसे पूरे करती है. आप उनसे बात करिए. जब आप बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये सब कुछ हमारी रियल लाइफ से जुड़ा है, कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है बच्चे, चलो अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव किसके लिए होता है, सिर्फ एम्प्लॉय, सिर्फ एम्प्लॉय की भलाई. लिख लो हिंदी में इसके ऊपर, सिर्फ एम्प्लॉय की भलाई. ठीक है, तो देखो
These are concerned with satisfying the diverse need of employees. सिर्फ एम्प्लॉय के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, उसकी फैमिली के बारे में नहीं, ठीक है। अब यहां पर हमने अपने एम्प्लॉय की भलाई को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड। इसको अंडरलाइन कर लेना। 3 तरीके की जरूरत होती है एक एम्प्लॉय की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखो, सबसे पहले जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर करते हैं, हम उसकी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं ना, तो हम वहां पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि सैलरी कितनी है, अदर बेनिफिट्स क्या देती है ये कंपनी। कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब भी अगर देखते हो तो उसके अंदर भी हम क्या देख रहे होते हैं, पैसा कितना मिलेगा। तो सबसे पहली जरूरत ही हमारी क्या होती है, पैसों की। बाकी सब चीजें तो बात की होती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल नीड को सबसे पहली प्रायोरिटी दी गई है कि हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहली चीज उसकी क्या पूरी करनी है, फाइनेंशियल नीड। कैसे? बाय गिविंग देम द कॉम्पिटिटिव सैलरी, और पर्क्स भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। पर्क्स मतलब खाने वाली पर्क नहीं है भाई, ये चॉकलेट नहीं है। ये पर्क्स मतलब होते हैं आपके अदर इंसेंटिव्स जो जुड़े होते हैं आपके सैलरी के अलावा, जैसे कि जो अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कंपनीज के अंदर, यहाँ उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले एक एम्प्लॉय को क्या चाहिए, अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी करनी है। दूसरा, भाई उसे सोशल नीड भी तो चाहिए। हम जिस जगह पर काम करते हैं, हमें उस जगह पर अपनी पहचान चाहिए। ओके बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ये कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स ऊपर वाले का पार्ट था, वो गलती से नीचे कॉपी हो गया है, ठीक है। तो ये आपको नहीं लिखना है। जरा मैं इसको, ये नहीं है, ये ऊपर वाले का पार्ट था, ठीक है। क्या है सिर्फ यहाँ पे सोशल नीड के अंदर, प्रोवाइडिंग द पीयर रिकॉग्निशन। पीहर नहीं है, पीयर है। पीयर, पीयर का मतलब क्या होता है, ग्रुप। लिख लीजिएगा यहाँ पे, पीयर का मतलब क्या है, ग्रुप। कि आपको अपने ग्रुप में एक पहचान चाहिए। जैसे कि होता है ना कि लीडर बना दिया, जैसे क्लास में किसी बच्चे को हेड बॉय, हेड गर्ल या क्लास मॉनिटर बना देते हैं, तो आपको अलग एक पहचान मिल जाती है। तो कुछ इसी तरीके से हमें चाहिए यहाँ पे, हमें अपनी सोशल नीड के अंदर। नेक्स्ट, हायर लेवल नीड। हायर लेवल नीड कहती है कि भाई जहाँ है वहीं थोड़ी रहना है। अगर आज सिर्फ मिडिल लेवल पर है, मिडिल लेवल मतलब कि सपोज करो टीचर इंचार्ज हैं, कल को हमें प्रिंसिपल भी बनना है, हमें डायरेक्टर भी बनना है, तो जब भी हम हायर लेवल नीड की बात करते हैं तो हम अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, हम डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो हम यहाँ पर सीख कर रहे हैं क्या, प्रमोशन। हम अपने प्रमोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किसी भी एम्प्लॉय की जो नीड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फाइनेंशियल, सोशल और हायर लेवल नीड्स। फाइनेंशियल में पैसा चाहिए, सोशल में सोसाइटी में पहचान चाहिए, और हायर लेवल में प्रमोशन चाहिए, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ कही गई कि कैसे हम अपने एम्प्लॉय को कहें कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा कर दो। तो उसके लिए मैं आपको एक बढ़िया से एग्जांपल देती हूँ। देखो, सबसे पहला एग्जांपल, द इंटर्नशिप हंटर। अब क्या कहता है ये, देखो, यू टेक द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द स्कूल फेयरवेल इवेंट। आपने कहा कि मैं ऑर्गेनाइज करूंगा पूरा स्कूल का जो फेयरवेल का इवेंट है, मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। अच्छा जी, ठीक है। नॉट जस्ट फॉर द एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए था तुम्हें, बट बिकॉज यू प्लान टू राइट इवेंट मैनेजर ऑन योर कॉलेज एप्लीकेशन। बट इससे क्या होगा कि कल को जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो अपनी कॉलेज एप्लीकेशन के अंदर आप लिखेंगे आई एम द इवेंट मैनेजर। एक चीज ऐड ऑन हुई ना यहाँ पर आपके लिए, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का इवेंट भी सक्सेसफुली मैनेज हो गया, और आप जो चाह रहे थे वो काम भी हो गया ना। सो यहाँ पे पर्सनल ग्रोथ भी मिली आपको, फ्यूचर करियर भी बूस्ट हुआ आपका, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी हो गया, ठीक है। चलो दूसरा, तुम्हारे टाइप का एग्जाम्पल, द क्रश मैनेजर। यू वॉलंटियर टू मैनेज द क्लास नोटिस बोर्ड। तुमने कहा कि हम क्लास का जो नोटिस बोर्ड है वो मैनेज कर लेंगे, जस्ट बिकॉज योर क्रश सिट्स नियर बाय। क्यों? क्योंकि तुम्हारी क्रश वहाँ बैठती थी और तुम अपनी क्रश के पीछे बैठ जाना चाहते थे, तो बस इसलिए तुमने जिम्मेदारी ले ली कि अरे तुम टेंशन मत लो, सब कुछ हम संभाल लेंगे। तो तुम्हारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो गया, क्रश के साथ बैठने का, और स्कूल का जो नोटिस बोर्ड था वो भी मैनेज हो गया, है ना भाई। सो यहाँ पर आप मैनेज कर रहे हो टास्क और इमोशंस, तो ये है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सो आई होप कि आपको अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है अच्छे से समझ आ चुके होंगे, है ना। 3 ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशन,
ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में सोचा, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के बारे में सोचा जहाँ पर इको फ्रेंडली मेथड यूज़ करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करनी है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, रीजनेबल प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट्स देने हैं, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड और हायर लेवल ऑफ नीड अपने एम्प्लॉयज़ की पूरी करनी है। ठीक है, चलो अब आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट पर। और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सारे दोस्त मिलकर पैक बनाओ। चलो बहुत पढ़ाई कर ली, चलो अब थकान को दूर करना है तो सारे दोस्त मिलकर पैक बनाओ। क्या सिखा रही हो मैडम? अरे बच्चे सच में पैक बनाने मत लग जाना। ये है हमारी अगली एक्रोनिम फॉर आर इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर SD पैक से भी आप इसको याद रख सकते हैं, और अगर पूरा फनी वे में याद रखना है तो सारे दोस्त मिलकर पैक बनाओ, है ना। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ 1 by 1 कि इनका मीनिंग क्या है। इनकी हेडिंग्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये आपको हाइलाइटेड येलो कलर में दिख रहे हैं, बेसिकली यही हमारे पॉइंट्स हैं। तो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंस होती हैं। सबसे पहले S से है हमारे पास सोसाइटीज डेवलपमेंट। बच्चे साथ साथ बनाना है आपको भी, ये काम सिर्फ मुझे अकेले को ही नहीं करना है। सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे सोसाइटीज डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम कहते हैं कि हमें सोसाइटी का भला करना है। उसके बाद D के अंदर है डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हमारे ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है। P से है हमारे पास पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में। E से हमारे पास है एफिशिएंसी। मैनेजमेंट ये कोशिश करता है कि हम एफिशिएंसी को अचीव कर पाएं, और क्योंकि मैनेजमेंट केवल एक बंदे के साथ तो नहीं चल रहा है, तो मैनेजमेंट हेल्प करता है टू अचीव द ग्रुप गोल्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि हर एक वर्ड, हर एक लेटर से आपको मिल गई है इंपॉर्टेंस। प्लीज़ लिख लीजिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको साथ साथ काम करना है। ठीक है, और क्या करना है, सारे दोस्तों को मिलकर पैक बनाना है, नहीं SD पैक। ठीक है, चलो चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास आई इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में सारे आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दूंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे इस टॉपिक के साथ। तो पहला पॉइंट ये हमारा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट हमारी मदद करता है ग्रुप गोल्स को अचीव करने में, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं और हर किसी का अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करता है कि आप अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करें, आप अपने ग्रुप गोल्स को पूरा करें, बट अल्टीमेटली आपका जो कॉमन गोल है वो तो एक ही है। हमने क्या किया, हमने एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रखा कि हमें आने वाले 1 महीने के अंदर 1000 यूनिट्स मार्केट तक पहुंचानी है। अब उस 1000 यूनिट को बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे सबको काम करना पड़ेगा ना। चलो इसको भी छोड़ो, एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल देती हूँ। आपको क्लास 12th के अंदर 90% प्लस मार्क्स लेकर आने, ठीक है। तो क्या उस 90% प्लस आपको जो मार्क्स लेकर आने हैं वो लाने के लिए क्या सिर्फ 2 सब्जेक्ट में पढ़ना सफिशिएंट है? आपको 5 सब्जेक्ट में पूरी तरीके से काम करना होगा, यानी कि 5 सब्जेक्ट को आपने पूरा अटेंशन देना होगा, तब जाके ही आपका जो ओवरऑल गोल है कि आपको 90% प्लस मार्क्स लेकर आने हैं वो अचीव हो पाएगा। तो यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है आपको, दैट मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो हमें पता है। द टास्क ऑफ अ मैनेजर इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स इन अचीविंग द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर मैनेजर का ये टास्क होता है, ये मैनेजर है, हर मैनेजर का एक टास्क होता है कि उसको कॉमन डायरेक्शन देनी है हर इंडिविजुअल एफर्ट को। क्यों? क्योंकि हमें तो ओवरऑल गोल अचीव करना है ना। आप 5 सब्जेक्ट सपोज करो अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, तो हर टीचर क्या कर रहा है, आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपके एफर्ट्स को एक डायरेक्शन दे रहा है ताकि आपका जो ओवरऑल गोल है वो अचीव हो पाए। ठीक है, सो एग्जाम्पल देखिए,
टाटा ग्रुप की अगर हम बात करें, डिस्पाइट हैविंग द मल्टीपल कंपनीज, टाटा ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंपनीज है ना, लाइक टाटा मोटर्स है, टाटा स्टील है, टाटा कंसल्टेंसी है. सो टाटा मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ऑल द यूनिट्स वर्क टुवर्ड्स द शेयर्ड मिशन. तो उनको ये इंश्योर करना होता है कि जितनी भी यूनिट्स हमारी काम कर रही हैं वो सारी यूनिट अपने एक पर्टिकुलर मिशन की तरफ चले, जो कि है क्वालिटी, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सबके लिए है. So management aligns the efforts of various teams to achieve the common organizational goals. तो मैनेजमेंट क्या करता है, सारी टीम के जो एफर्ट्स हैं उसको अलाइन करेगा कि भाई आपको जाना सबको एक तरफ है, रास्ता सब अलग अलग चुन सकते हो बट जाना सबको एक तरफ ही है. ठीक है, मतलब लास्ट में आके एक ही जगह पर आकर हम लोगों को मिलना है. समझ गए? पहला पॉइंट क्लियर हो गया बच्चे. मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. अभी अभी हम एफिशिएंसी का मीनिंग पढ़कर आए हैं. लिख दो फटाफट कमेंट में एफिशिएंसी का मीनिंग क्या होता है. लिख दो, मुझे पता है तुम्हें याद है बिल्कुल, है ना. तो यहाँ पर हमने एफिशिएंसी का मीनिंग क्या पढ़ा, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी. हम यहाँ पे कॉस्ट को कम करते हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं. ऐसे हम लोग क्या इंक्रीज कर पाते हैं, एफिशिएंसी. Managers achieve the efficiency through better planning, organizing, staffing, directing and controlling the activities of the organization. जो मैनेजर्स हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो अपने इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करके, अभी मैं कहूँगी कि हमारी एक्टिविटीज़ हैं, फंक्शंस हैं कुछ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको परफॉर्म करके हर मैनेजर जो है वो एफिशिएंसी को अचीव कर पा रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मैकडी का अगर हम एग्जाम्पल लें तो मैकडी यूजेस द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग. उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यूज कर रखा है हर चीज के लिए, चाहे वो फ्राइज को फ्राई करना हो या कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी हो. हर चीज में वो लोग अपनी स्पीड को मेंटेन करते हैं और वेस्ट को रिड्यूस करते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके, एफिशिएंसी. तो एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल है आपके लिए जहाँ पर आप ये समझ सकते हो कि मैनेजमेंट कैसे एफिशिएंसी अचीव करता है. सो एक अच्छा मैनेजमेंट क्या करेगा, मैक्सिमाइज करेगा आउटपुट. कैसे, अपने मिनिमम रिसोर्सेज के साथ, जिससे उसको क्या मिलेगी बच्चों, हायर एफिशिएंसी. समझ में आया सबको यहाँ तक? थर्ड पॉइंट. अब थर्ड पॉइंट के लिए ना मैं आपको कहूंगी कि आपने अभी अभी ये पढ़ा है, आपने जस्ट अभी अभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव पढ़े, तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है. हमने देखा ना कि मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा कराना, तो यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो बिल्कुल वही चीज़ है. इट हेल्प्स इन अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग the employees in such a way that both the personal and the organizational objectives are accomplished. ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा कराता है कि ये इस तरीके से दोनों के अंदर एक लिंक क्रिएट करता है कि हर एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करते करते ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तक पहुंच जाए. फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी एम्प्लॉय को कहा कि देखो हमारा टारगेट है कि हमें 1000 यूनिट मार्केट में बेचनी है, अगर आपने इस महीने हमारा ये टारगेट पूरा करा दिया तो हम आपको प्रमोट कर देंगे या हम आपकी पे इंक्रीज कर देंगे, हम आपको बोनस दे देंगे. तो इस तरीके से अगर उस एम्प्लॉय को बोनस चाहिए होगा, पे इंक्रीज होनी होगी, या फिर वो चाहता है कि उसको प्रमोशन मिल जाए, तो वो उस काम को पूरा करेगा ना. और अगर उसने उस काम को पूरा कर दिया तो ऑर्गेनाइजेशन का भी भला और हमारे एम्प्लॉय का भी भला, तो हो गया ना दोनों का भला. तो वो यही यहाँ पर बात कहना चाह रहे हैं. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग कौन सी कंपनी से लेंगे, हम लेंगे इन्फोसिस से. हम रुक जाओ भाई, कहाँ जा रहे हो. हम इन्फोसिस से इसका एग्जाम्पल लेंगे. इन्फोसिस इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज अपस्किलिंग, वेलनेस एंड लीडरशिप ट्रेनिंग थ्रू द प्रोग्राम्स लाइक इन्फोसिस लेक्स. इन्फोसिस का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर वो टाइम टू टाइम अपने यहाँ पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं और उनकी वेलनेस का ध्यान रखते हैं, उनकी लीडरशिप ट्रेनिंग देते हैं ताकि उनका जो करियर डेवलपमेंट है, करियर की जो ग्रोथ है वो भी पॉसिबल हो सके. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो अपने इन ऑब्जेक्टिव की तरफ वर्क करते हैं. सो इट शोज हाउ ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प्स द इंडिविजुअल ग्रो पर्सनली एंड द प्रोफेशनली थ्रू द इफेक्टिव मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है बच्चे, अपने एम्प्लॉय का भला बुरा करना भी
किसी मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपने बहुत सारे पीछे केसेस सुने होंगे कि किस तरीके से कुछ कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट करती है। बहुत लंबे लंबे वर्किंग आवर्स होते हैं, पे इतनी नहीं होती, लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो समहाउ आप कह सकते हो कि वहाँ का मैनेजमेंट ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो ये मैनेजमेंट के ऊपर ही होता है, वो किस तरीके से अपने यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको पर्सनली भी ग्रो करा रहे हैं, प्रोफेशनली भी ग्रो करा रहे हैं। तो एक अच्छा मैनेजमेंट ही ये कर सकता है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर पढ़ा मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, तो बिल्कुल वही चीज़ है यहाँ पर भी। अगर आपने फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए, तभी मैंने फीचर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए, ताकि अगर आपने फीचर पढ़ लिए तो इंपॉर्टेंस बिल्कुल उससे रिलेट करती हुई है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है कैसे, कि हमें खुद को ढालना है, कैसे ढालना है इस बदलते हुए मौसम के साथ। अब यहाँ ये मौसम आपका धूप छाँव और बारिश नहीं है, यहाँ पर मौसम है हमारा इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसा बिजनेस इन्वायरमेंट है हमें बिल्कुल वैसा ही होना पड़ेगा। मैनेजमेंट हेल्प्स द पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस so that organization is able to maintain its competitive edge। अगर हम इस तरीके से खुद को बदलेंगे तो हम मार्केट में अपनी एक पहचान बना पाएंगे। फिर से वही बात जो मैंने अब आपको पीछे समझाई, अगर वक्त के साथ खुद को नहीं बदलोगे, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, अगर आप खुद को वैसे नहीं बदलोगे, उसके साथ अडेप्ट नहीं होगे, तो कहीं ना कहीं आप भीड़ में पीछे रह जाओगे बच्चे, आपको कोई नहीं पूछेगा। बट वहीं पे अगर आप उन चेंजेस को अडेप्ट करते हुए उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलोगे, तो बिल्कुल आप मार्केट में अपनी एक स्टैंडिंग बना पाओगे। मीन्स आप मार्केट में अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट कर पाओगे, आप सक्सेसफुल हो पाओगे। ठीक है, आप किसी को कंपटीशन देने लायक हो पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो जी, तुम्हारी फेवरेट चीज़ जिस पे तुम बहुत समय व्यतीत करते हो, नेटफ्लिक्स मूव्ड फ्रॉम द डीवीडी रेंटल्स। पता है हमारे ज़माने की बात है कि पहले डीवीडीज आया करती थी तो हम लोग मूवीज़ देख पाते थे। सो नेटफ्लिक्स मूव फ्रॉम द डीवीडी रेंटल्स टू स्ट्रीमिंग एंड देन इनटू द ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन। आप देख रहे हो उन्होंने किस तरीके से खुद को बदला है। पहले डीवीडी रेंटल्स, फिर स्ट्रीमिंग पे गए, फिर उसके बाद उन्होंने ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन अपना खुद का स्टार्ट कर दिया। सो देयर मैनेजमेंट अडेप्टेड क्विकली टू द टेक्नोलॉजी एंड द कंज्यूमर बिहेवियर। तो यहाँ पे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, आपको देखना है मार्केट में हमारा कस्टमर भी क्या चाहता है। हम तो वैसे ही बहुत चूजी हैं, हमें तो हर दिन कुछ नया चाहिए। तो वो देख रहे हैं ना कि हमारे कस्टमर को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंग वो खुद को चेंज भी कर रहे हैं। So effective management helps an organization stay dynamic and relevant, but बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं, relevant होना चाहिए in the changing times, जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है। So management को कैसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, डायनामिक। ठीक है, लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी वर्क करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो तीनों ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ पे आपके सोसाइटी से रिलेटेड बात भी हो रही है, यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात हो रही है। सब कुछ वही है जो आपने भी पीछे पढ़ा। तो देखो ज़रा, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कैसे मैनेजमेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट कर रहा है भाई, फटाफट से वो पॉइंट्स रिकॉल कर लो जो अभी पढ़े थे। प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडॉप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आप चाहें तो वो वाले जो 4-5 पॉइंट है वो भी आप एज इट इज यहाँ पर लिख सकते हैं। किस लिए कर रहे हैं हम ये सब कुछ, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द पीपल एंड लीडिंग द पार्ट टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्योंकि हम यहाँ पे लोगों का भला करना चाहते हैं और लोगों के भले के साथ साथ हमें अपनी डेवलपमेंट भी करनी है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेंगे अमूल से। मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंस में एक एक कंपनी का रेफरेंस देते हुए आपको एग्जाम्पल दिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि कहाँ आप इस इंपॉर्टेंस को फील कर सकते हैं। सो अमूल क्या करते हैं, अमूल नॉट ओनली सेल्स द मिल्क प्रोडक्ट्स बट ऑल्सो अपलिफ्ट्स द रूरल फार्मर्स एंड विमेन इन गुजरात थ्रू इट्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। उनका अपने कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वहाँ पे जो भी छोटे छोटे फार्मर्स हैं या फिर जो विमेन्स हैं वो लोग उनकी मदद करते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। सो वेल मैनेज्ड businesses like Amul contribute to the economic and the social development।
तो अगर आप सही से अपने मैनेजमेंट को हैंडल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अमूल की तरह ही इकोनॉमिक और सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि दोनों ही डेवलपमेंट में आप काम कर पाएंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो बच्चों, आज हम लोगों ने कवर अप किए अपने टॉपिक. कौन कौन से बताइए ज़रा. हमने कवर अप किया डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस. ये स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं आज. और आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी. हर एक टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी. अब आपको क्या करना है, अब बारी आती है होमवर्क की. अब जब ऑफलाइन कोचिंग की तरह पढ़ ही रहे हैं तो होमवर्क भी तो बनता है. सो बच्चों, होमवर्क आपका यही है कि आप लोगों ने ये सारे नोट्स अपने डिटेल नोटबुक में प्रिपेयर करने हैं. साइड बाय साइड अब अपनी समरी नोटबुक बनाते चलेंगे. उस समरी नोटबुक में आप लोगों ने हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी मैंने मेन पॉइंट बताया, जैसे कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर उसके एक्रोनिम विद देयर पॉइंट्स, और इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, आपको उनके की पॉइंट्स वहाँ पर लिखकर चलने हैं. और कमेंट बॉक्स में सारे एक्रोनिम्स के साथ पॉइंट्स लिखेंगे आप, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कितने बच्चे हैं जो साथ साथ पढ़ रहे हैं. और डेली अटेंडेंस मुझे आप लोगों की यहाँ पर चाहिए. सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इनके आगे के टॉपिक के साथ. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए. आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना. मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना. इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में.